स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग मजदूर संघ आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने निम्न जातीय आंदोलन के बारे में पढ़ा था। अगर आप नए हैं चैनल पे तो एक बार पीछे प्लेलिस्ट में देख लें हमने क्या पढ़ाया, आप उसको पढ़ें। और हाँ, क्रम से हैं सारे लेक्चर तो आप उनको ज़रूर देखें। आइए देखते हैं मजदूर संघ आंदोलन, इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो इनमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे पहली बार मजदूर संगठन कब बनता है, फिर ये होता है कि प्रथम राजनीतिक हड़ताल कब होती है। मैं टिक भी करता चल रहा हूँ ताकि आपको आंसर भी मिलता चले। मद्रास श्रमिक संघ जो कि एक आधुनिक रूप का पहला लेबर जो ट्रेड यूनियन है वो बनता है। फिर उसके बाद कई संगठन आते हैं जिसमें आप उनके शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखे हैं आपको रिमाइंड कराने के लिए। तो इनका गठन कैसे होता है, कौन करते हैं, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं, कैसे इनका स्वरूप आगे बदलता है, तो इनको समझेंगे बहुत अच्छे से। लास्ट तक देखिए, जो आपके इसके क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1890 से। 1890 का दौर था, इसमें नाम याद रखिएगा NM लोखंडे। क्या नाम था? NM लोखंडे। NM लोखंडे जो है प्रथम भारतीय तरीके से एक संगठन की स्थापना करते हैं। उसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। तो ये इसकी स्थापना करते हैं और ये भारत में अपने आप का प्रथम प्रकार का जो है, पहली भारतीय प्रकार का एक मजदूर संघ बनता है। लेकिन इसको ट्रेड यूनियन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रेड यूनियन जिसमें वास्तविक रूप से सदस्यता शुल्क वगैरह लिया जाए, नियमित उसका स्वरूप होता है, उसके अपने नियम होते हैं, तो वैसा नहीं। लेकिन एक संगठन बनता है किसके नेतृत्व में? NM लोखंडे। तो ये आयोग में पूछा गया सवाल है कि NM लोखंडे किसके नेतृत्व में प्रथम बार भारतीय मजदूरों के संगठित आंदोलन बनता है? तो NM लोखंडे। 1890 क्या था? बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। अब दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि वो कौन सी ऐसी हड़ताल थी जो प्रथम राजनीतिक हड़ताल थी। तो अगर प्रथम राजनीतिक हड़ताल की बात करें तो ये 1908 में हुई थी। दरअसल तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में हुई थी ये। तो ये क्वेश्चन भी आयोग में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है कि तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ। तो ये बॉम्बे मिल हड़ताल आंदोलन हुआ था। एक्चुअली ये कपड़ा व्यवसाय से संबंधित था। तो बॉम्बे मिल हड़ताल जो है ये हुआ था। अब आइए आगे देखते हैं इसमें और क्या होता है। तो अब इसी क्रम में आपने देखा पहला संगठन बनता है, फिर एक प्रथम राजनीतिक आंदोलन जो होता है, प्रथम राजनीतिक हड़ताल मजदूरों की। ये मजदूरों की हड़ताल तो बहुत हुए होंगे। फिर आइए देखते हैं 1908 के बाद 1918। ईयर देख लीजिए, 1890, 1908, 1918, इसमें 10 वर्ष का अंतर है। 1918 में प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है जिसका नाम होता है मद्रास श्रमिक संघ। तो मद्रास श्रमिक संघ जो है उसकी स्थापना होती है। अगर पूछा जाए कि आधुनिक रूप में जो आधुनिक रूप के ट्रेड यूनियन होते हैं उनमें से भारत में पहला व्यवस्थित रूप से जो ट्रेड यूनियन बनता है वो कौन सा है? तो मद्रास श्रमिक संघ। इसकी स्थापना कब होती है? 1918। तो ये तीन आपको जो फैक्चुअल पॉइंट हैं ये याद कर लें। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। 18 में ये घटना और होती है। 1918 की ही बात करें तो इसमें अहमदाबाद, ये ATLA जो लिखा हुआ है वो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं? महात्मा गांधी। ये फेमस क्यों है? एक्चुअली इसी आंदोलन में, इसी संगठन में उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो यहाँ से आपके दो सवाल बन जाते हैं। एक तो मजदूरों के संबंध में महात्मा गांधी ने कब एसोसिएशन की स्थापना की? कौन सा? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसको आप चार्ट में ATLA भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें। तो 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। महात्मा गांधी यहीं पर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी अपना देते हैं। तो अब आप इन 4 पॉइंट को अच्छे से याद कर लें। कौन कौन सा? पहला मजदूरों का संगठन कौन सा बनता है? तो NM लोखंडे के नेतृत्व में बनता है। और वो कौन सा बनता है? बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। इसके बाद आते हैं आगे, उसमें क्या होता है? प्रथम राजनीतिक हड़ताल देखने को मिलती है 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में। फिर 1918 में आधुनिक तरीके का प्रथम ट्रेड यूनियन मद्रास श्रमिक संघ 1918 में, और इसी 18 में ही
महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो कि कपड़ा जो मिल थी उसमें एक हड़ताल थी, उसके तहत एक लेबर एसोसिएशन बनाया था। उसी में इन्होंने ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो दिया था। तो ये आपके प्रमुख बातें यहाँ तक आपको मिल जाएंगी। अब इसके बाद एक घटनाक्रम होता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, देखते हैं होता क्या है। 18 के बाद 1919 में ही अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा याद हो तो आप जानते हैं कि ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो फुल फॉर्म आपको पता ही है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1919 में। तो होता क्या है कि इसमें दुनिया भर के जो प्रतिनिधि हैं अपने मजदूर संगठनों के, ट्रेड यूनियन के, वो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि लगभग भारत से 107 यूनियनों के जो यूनियन थे उनके नेतृत्व में एक संगठन का निर्माण होता है। तो 107 लगभग संगठनों को मिलाया जाता है, उनको बना करके बनाया जाता है क्या, AITUC। अब ये क्या है AITUC? एक्चुअली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो AITUC की स्थापना कौन करते हैं? NM जोशी। अब होता क्या है कि जो ये ILO का यहाँ से स्थापना होती है तो इसमें NM जोशी को प्रतिनिधि बना करके भेजा जाता है। तो इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन बनते हैं? NM जोशी। अब इसकी स्थापना कब होती है? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है 1920 में। अब आपको ईयर भी देखिए, यहाँ याद करने में दिक्कत नहीं होगी। 18 के बाद आपने देखा 19 में ILO की स्थापना होती है, इसी संगठन में इनको जाना है तो ये वहाँ से वापस आते हैं और 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो NM जोशी होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इससे भी सवाल पूछा गया है। तो इसके अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। यहाँ से ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके रिवीजन के लिए ही हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसको क्रम से अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब आप देखिए कि 1890 से लेके आपने 1908 याद किया, 1918, 18 के बाद फिर से दूसरा 18 में गांधी जी का, फिर 19 और 19 से ही संबंधित है 1920। ठीक है, इतना याद हो गया। अब AITUC बनता है, तो AITUC को आगे समझते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसकी बैठकें होती हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1920 में। होता यह है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक होती है 1929 में। कहाँ पर? नागपुर में। इसका प्रथम सम्मेलन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इसके अध्यक्ष कहाँ पर? नागपुर में। लेकिन होता क्या है, किसी नागपुर सम्मेलन में इसका हो जाता है प्रथम विभाजन। अब ये विभाजन होता क्यों है आपको बता दें। दरअसल होता यह है कि 1929 में ही नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया इस सभा में। तो होता क्या है कि उसमें कुछ दक्षिणपंथी जी थे, वो अलग होकर के इससे 2 संगठन बना लेते हैं। तो वो संगठन कौन सा बनाते हैं? तो यहाँ पर एक संगठन बना लेते हैं, आप देखेंगे NM जोशी और VV गिरी मिल करके बना देते हैं इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो ये बना लेते हैं इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो ये बना लेते हैं क्या? ITUF। यहाँ से एक बन जाती है, बनाते कौन है? तो NM जोशी। अगर आपको ये ना भी याद रहे यहाँ पर किसने बनाया तो बहुत ये एग्जाम में तो नहीं इतना डेप्थ में आना चाहिए, और VV गिरी। लेकिन आपको इसकी कहानी जरूर पता होनी चाहिए कि दरअसल होता क्या है कि जो इसका विभाजन होता है पहला, तो नागपुर में होता है, 1929 में होता है। 1929 में ही नेहरू रिपोर्ट पेश होती है, उसका विरोध इसमें होता है और उसके विरोध की वजह से इसमें वैचारिक मतभेद होता है। तो जो दक्षिणपंथी होते हैं NM जोशी और VV गिरी, वो इससे अलग होकर के ITUF बना लेते हैं। और फिर उसके बाद होता क्या है, इसका दूसरा विभाजन भी होता है। आप देखेंगे इसके बाद 1929 के बाद 1931 में इसका दूसरा विभाजन होता है। तो यहाँ पर अध्यक्ष वगैरह बहुत याद कर रखें। दूसरे विभाजन से कौन सी पार्टी बनती है ये देख लेते हैं।
दूसरा विभाजन होता है तो इसमें से कुछ नेता निकल करके जब अपना एक संगठन बना लेते हैं, वो था रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये RTUC, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, रेड ट्रेड, तो आप इसको याद कर लें क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। तो दूसरा विभाजन इसका होता है 1931 में। ये याद रखें कि इसकी स्थापना कब होती है, 1920 में। किसकी, AITUC। यहाँ पर इसके कौन थे अध्यक्ष, संस्थापक, तो NM जोशी अध्यक्ष, लाला लाजपत राय। अब होता क्या है, इसकी आगे बैठकें होती है। 1929 में प्रथम विभाजन हो जाता है, इससे बन जाता है ITUC और बाद में बन जाता है RTUC। लेकिन अभी ये संगठन टूटता नहीं है, ये बना रहता है। होता क्या है कि आगे चल के 1934 में ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। कहानी सुनते जाइए केवल। RTUC और ITUF का मेल हो जाता है कब, 1934 में। फिर आप आगे देखेंगे तो इसमें तीनों का संयुक्त सम्मेलन होता है 1938 में। 1938 में इसमें कौन कौन मिलते हैं, तो AITUC प्लस जो पहला विभाजन हुआ ITUF, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, और तीसरा कौन सा है, तो वो है RTUC, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये तीनों का संयुक्त सम्मेलन होता है कहाँ पर, नागपुर में। ये सवाल पूछा गया है। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, उसका जो तीनों के संयुक्त जो उसके विभाजन हुए थे, उनका संयुक्त सम्मेलन कहाँ पर होता है, नागपुर में। कब होता है, 1938। अब होता क्या है, ये सम्मिलित रूप से AITUC ही रहता है, जो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब होता क्या है कि इसी से आगे निकल करके 1947 में इसमें दो लोग आते हैं, उनका नाम है वल्लभ भाई पटेल, बीबी गिरी। तो वल्लभ भाई पटेल जो है इसमें एक नई पार्टी बनाते हैं, वल्लभ भाई पटेल, और एक नया संगठन बनाते हैं, उसका नाम था INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1947 में। अब आप कहेंगे इसमें डेट बहुत सारी हो गई, बहुत सारी दिक्कतें हो गई। तो देखिए समझिए, एक बार रिवाइज करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। 20 में इसकी होती है स्थापना, पहली बार विभाजन होता है 29 में, दूसरा विभाजन होता है 31 में। तो जो विभाजन होकर अलग अलग पार्टियां बनती हैं उनका नाम याद रख लें। एक कौन सा बनता है, तो इनमें जो पहली बार बढ़ते हैं तो उनमें NM जोशी, बीबी गिरी अलग करते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं ITUF, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। और जो दूसरा बनाते हैं बाद में, वो कौन कौन से हैं, तो रणदीप देश पांडे होते हैं, वो बनाते हैं रेड ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। दो शाखाएं निकली इसकी। होता क्या है, ये शाखाएं बाद में जाके आपस में मिल जाती हैं 34 में। अब लेकिन दोनों शाखाएं मिलती हैं और बाद में वो दोनों शाखाएं भी आकर क्या होती हैं, फिर इकट्ठा मिल जाती हैं और संयुक्त सम्मेलन होता है 1938 में नागपुर में। तो सवाल आपसे यहाँ पर भी पूछा गया है, सवाल आपसे यहाँ पर भी पूछा गया है, और सवाल आपसे यहाँ पर भी पूछा गया है। तो आप इसको एक बार थरोली इसमें देख लें तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से ट्रेड यूनियन कब स्थापित हुए, किसने स्थापना की, कौन उसका अध्यक्ष रहा, किसने स्थापित किया, कब किया, किसकी पार्टी रही। तो आपको जितना भी वो घुमा फिरा के इससे पूछेगा, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज करके इसके आगे चलता हूँ। होता क्या है कि 1926 में इसके बाद आता है ट्रेड यूनियन एक्ट। इसको मिटा दें, चलिए आगे चलते हैं। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट। तो पहला सवाल यही पूछा जाता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट पहला कब आता है, तो 1926। जो अभी तक कहानी पढ़ा वो संगठनों को लेके। अब आइए देखते हैं प्रावधानों को लेके। इसमें होता क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इसमें हड़ताल को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी जाती है। सबसे पहला सवाल, हड़ताल को कानूनी मान्यता। दूसरा, प्रतिबंध लगाया जाता है इसमें, राजनीति में मजदूरों की हड़ताल पर प्रतिबंध। अब आप देखिए, एक तरफ तो ट्रेड यूनियन के तहत जो हड़ताल की जाएगी उसको कानूनी मान्यता मिल जाती है
ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत। तो ये सवाल आता भी है और आएगा भी कि हड़ताल को कानूनी मान्यता, ट्रेड यूनियनों को हड़ताल की कानूनी मान्यता किस अधिनियम के तहत मिली? तो 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत मिली। अब इसकी दूसरी शर्त भी जान लें कि वो हड़ताल करेंगे लेकिन वो राजनीतिक हड़ताल नहीं कर सकते, यानी कि राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकती, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं। इसके बाद इसके रिवाइज करते हुए एक दूसरा आता है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। इसमें क्या कहा जाता है? जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, चिकित्सा, इन सब में जो हड़ताल थी इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आप देखें तो मेनली आपके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? 1926 से, लेकिन दूसरा अगर देखें ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट तो 1929। तो ऐसे इनमें जो और भी प्रावधान है तो हमने जो इंपॉर्टेंट थे आपको मेंशन कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें कि हड़ताल को कानूनी मान्यता किस अधिनियम के तहत मिलती है? तो 1926 में ट्रेड यूनियन के एक्ट के तहत। अब होता क्या है आगे कि इसके बाद धीरे धीरे इनमें क्रम आगे बढ़ता है और आप देखेंगे कि कई कारखाना अधिनियम आते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। इन कारखाना अधिनियमों से जो कारखाना कानून थे इनसे सवाल बहुत तरीके के बनते हैं। तो आइए जानते हैं प्रथम कारखाना कानून। कारखाना कानून, तो आइए प्रथम देखते हैं। प्रथम कारखाना कानून कब आया? 1881 में। इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन। अब इसमें क्या किया गया? ये दरअसल था बाल श्रम से संबंधित। तो पहला सवाल यही आ जाता है कि किससे संबंधित था ये? तो बाल श्रम से संबंधित था ये। इसमें प्रावधान क्या थे उनको जान लेते हैं। तो इसमें न्यूनतम जो कार्य करने की आयु घोषित की गई, न्यूनतम, माफ कीजिएगा गलती थोड़ी लिखने में हुई है, समझ लीजिएगा, न्यूनतम आयु जो घोषित की जाती है वो 7 वर्ष। और इसके साथ ही साथ ये देखा गया कि 12 वर्ष की आयु से कम जो है उनको, उनके जो काम करने का समय है वो निश्चित होगा, कार्य का समय निश्चित। अब इससे होता है कि जो छोटे बच्चे थे यानी कि 7 से छोटे तो काम ही नहीं करेंगे, 12 वर्ष की आयु से कम जो है उनका भी समय जो है वो निश्चित किया जाएगा। तो आप देखें किससे संबंधित है ये? बाल श्रम से संबंधित है। न्यूनतम आयु क्या रखी गई? 7 वर्ष। और जिनके काम करने के समय को निश्चित किया गया तो वो 12 वर्ष। आइए दूसरा कारखाना कानून देखते हैं, इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान है। तो द्वितीय कारखाना कानून, द्वितीय कारखाना कानून कब आया? तो इसमें ठीक आप जोड़ दीजिए 10 वर्ष, 1891। इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब ये किस गवर्नर के शासन में आया? तो लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन के कार्यकाल में द्वितीय कारखाना कानून आता है। ये होता है स्त्रियों की सुरक्षा से संबंधित, स्त्रियों की सुरक्षा से संबंधित। इससे प्रावधान स्त्रियों से संबंधित होते हैं, लेकिन कुछ प्रावधान आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। आयु को ही इसमें बढ़ा दिया जाता है 2-2 वर्ष। तो न्यूनतम आयु को इसमें कर दिया जाता है 9 वर्ष। न्यूनतम आयु 9 वर्ष, यानी कि 9 वर्ष से छोटा जो व्यक्ति होगा वो कारखाने में काम नहीं करेगा, जोखिम भरे काम नहीं करेगा, कम से कम जोखिम भरे जो काम है वो नहीं करेगा। और जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं, 14 वर्ष से कम के आयु वर्ग के लिए निश्चित समय किया गया। तो आप देखें कि इसको याद करना भी आसान है। पहले में क्या किया गया था? 7 से 12। अब इनमें 2 वर्ष जोड़ दीजिए, इसमें 9 वर्ष, 14 वर्ष, ठीक है। अब इसमें एक बात और आती है, वो क्या है? इसमें आती है कि 1.5 घंटे का मध्यावकालीन अवकाश, जो आपको बीच में इंटरवल मिलता है, तो 1.5 घंटे का इंटरवल
दूसरा, एक साप्ताहिक अवकाश जो आपको संडे मिलता है, तो कारखानों में भी एक साप्ताहिक अवकाश की घोषणा इसमें की गई। तो आप देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो स्त्रियों से संबंधित है, ये उम्र में बढ़ाया गया, और जो मध्यावधि अवकाश है वो 1.5 घंटे और साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान इसमें किया गया। तो कारखाना कानून के तहत प्रथम में आपने देखा 1881, दूसरा देखा 1891, और तीसरा कौन सा आएगा, तो तृतीय जो कारखाना कानून है ये आएगा 1911 में। से 20 वर्ष जोड़ना पड़ेगा आपको। तो जो तृतीय है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तृतीय 1911 में, 1911 में थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, दिल्ली दरबार लगा था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आप जानते हैं कि दिल्ली को राजधानी भी उसी समय बनाई गई। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ये क्या था, तो बेसिकली ये स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित था, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित। तो इसके बहुत प्रावधान नहीं पूछे जाते, इतना है कि वो किससे संबंधित है, तो श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित था। इसके बाद जो चौथा आता है तो वो फैक्ट्रियों से संबंधित था। तो जो इम्पोर्टेंट आपके सवाल आते हैं वो बेसिकली वो इन्हीं दो से आते हैं, लेकिन तीसरा भी हमने आपको लिखा दिया यहाँ पर क्योंकि इनका कार्यकाल पूछा जा सकता है। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इनके जो गवर्नर हैं इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इनके समय को लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किससे संबंधित हैं और इनके प्रमुख क्या बातें हैं। तो दोस्तों हमने एक तरफ देखा कि कौन कौन से संघ आते हैं, कैसे उनका गठन होता है, फिर बीच में वो कौन से प्रावधान आते हैं जो ट्रेड यूनियन की कार्यवाही को संचालित करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, और मजदूरों के से संबंधित जो प्रावधान थे। तो कई कारखाना कानून आते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 कारखाना कानून पढ़ाया, आगे भी कारखाना कानून आए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है। उम्मीद करता हूँ कि जो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो इनसे ज़रूर हल हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जो अन्य जनजातीय आंदोलन है उनसे संबंधित। दोस्तों जो हमारे लेक्चर हैं वो भी आंदोलनों पे कई चैप्टर आने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैं इनको बहुत विस्तृत रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक का बटन क्लिक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अगर अपना जो वीकली टेस्ट देना चाहते हैं, डेली टेस्ट, तो आप हमारे फेसबुक जो हमारा पेज है यूपी पीसीएस जीएस ऑनलाइन क्लासेस, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और टेलीग्राम की आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके वहाँ से अपना डेली जो टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।